नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। ये ओबीसी के उप वर्गीकरण सब कैटेगराइजेशन के बारे में है। उसके बाद में न्यूज इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो के कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की न्यायिक परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेज, इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि मोशन ऑफ थैंक्स किनके द्वारा पास किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों, ये ऑप्शन डी जो स्टेट की जो राज्यों की विधायिका रहती है उनके द्वारा। तो चलिए आज का वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं। ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, कि भारत में जो आरक्षण प्रणाली है उसकी संवैधानिक वैधता क्या है, इस पर चर्चा करिए। और इसमें अनुच्छेद 15 और 16 का क्या रोल है, क्या भूमिका है, वो भी बताइए। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी की बात करें तो ये समाचार में कैसे आया। तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के लिए एक कमिटी गठित की गई है। ये कमिटी जस्टिस रोहिणी जो है इनकी अध्यक्षता में बनाई गई है। जस्टिस रोहिणी जो है ये फॉर्मल चीफ जस्टिस रह चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट की। तो ये कमेटी का जो गठन है, रोहिणी कमीशन का गठन जो है वो 2 अक्टूबर 2017 को हुआ। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जांच करे कि ओबीसी में कैसे इन इक्वालिटी है, इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, असमानता रूप में एक जो जितना भी फायदा मिला है रिजर्वेशन का, आरक्षण का, वो कैसे वितरित है। उसके अलावा एक ऐसा तंत्र और वो मापदंड बताए जिसमें सब कैटेगराइजेशन किया जा सके ओबीसी का जो पिछड़ा वर्ग है उनका। उसके अलावा वो कास्ट एंड कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करे जिन्हें सब कैटेगराइज किया जा सकता है, जिन्हें क्लासिफाई करके सब कैटेगराइज किया जा सकता है। उसके अलावा ओबीसी की जो सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो ओबीसी की जितनी भी कम्युनिटीज, जितनी भी कैटेगरीज हैं, ये कौन कौन सी कम्युनिटी से, कौन कौन सी कास्ट है, उसमें क्या करेक्शन की आवश्यकता है, कोई कम्युनिटी के नाम सही से भी नहीं लिखे गए हैं तो उसको भी जांच करके उसे भी ठीक करना। तो यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन की जरूरत क्या है, उप वर्गीकरण की जरूरत क्या है, मुद्दा ये आ जाता है। तो सबसे पहली बात है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि जो रिजर्वेशन का फायदा है वो समान रूप में सबके पास में पहुंचना चाहिए, सारी ओबीसी कम्युनिटीज के अंदर विस्तृत होना चाहिए। यहाँ पर उसके अलावा बात ये आती है कि ओबीसी आर ग्रांटेड 27% ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, कि तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 27% रिजर्वेशन इनको मिला हुआ है, ये किस रूप से वितरित है। उसके अलावा बट ओनली अ फ्यू एफिलिएंट कम्युनिटीज अमंग 2600 कम्युनिटीज इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी हैव सिक्योर्ड अ मेजर पार्ट ऑफ दिस रिजर्वेशन। तो ये देखने को मिलता है कि 2600 जो कम्युनिटी है उनमें कुछ ही ऐसी कम्युनिटी है जिनको ये रिजर्वेशन का फायदा अच्छे से मिला हुआ है। उसके अलावा कुछ प्रोग्रेस और फाइंडिंग रही है। तो क्या प्रोग्रेस रही है? सबसे पहले इनने जो अपना रिपोर्ट का ड्राफ्ट था ये 30 जुलाई 2019 को ही प्रिपेयर कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट को बाहर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जब इंटरनल सर्कुलेशन हुआ तब पता चला कि इसमें ऐसी बहुत सी चीज है जो कि जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंडर आ सकती है। उसके अलावा पॉलिटिकल एक वेंडेटा भी यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद में जनवरी 22, 2020 को 4th टर्म ऑफ रेफरेंस वाज एडेड। तो यहाँ पर इसको चौथा एक्सटेंशन मिला। तो यहाँ पर हर्डल ये हो रही है कि इस रिपोर्ट को पूर्ण करने में ये सबसे बड़ी एक दिक्कत हो रही है कि कम्युनिटी से रिलेटेड जो डेटा है वो इतने अच्छे रूप में नहीं आया हुआ है। यहाँ पर बात की गई थी कि सेंसस 2021 में जो गणना होने वाली है 2021 की, इसमें से शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं की गई है, ना ही कोई ऐसा डेटा कलेक्ट किया गया है जिसमें ओबीसी की संख्या सामने आए। उसके अलावा कुछ फाइंडिंग्स देखे तो हम एनालाइज करें तो एनालाइज डेटा ऑफ 1.3 लाख जॉब्स गिवन टू ओबीसी एंड एडमिशन टू सेंट्रल हायर एजुकेशन। तो ये देखने को मिलेगा कि सेंट्रल हायर एजुकेशन में 1.3 लाख जॉब्स जो है वो ओबीसी को दी गई। उनमें 97% ऑफ ऑल जॉब्स एंड सीट्स हैव गॉन टू जस्ट 25% ऑफ सब कास्ट। तो 97% जो जॉब्स और एजुकेशन सीट्स है केवल 25% सब कास्ट को मिली हुई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 24.95% हैव गॉन टू जस्ट 10% ओबीसी कम्युनिटी। तो 24.95% जो है ये भी सिर्फ 10 कम्युनिटी को
10 ओबीसी कम्युनिटीज को कास्ट को गई हुई है। उसके अलावा 37% ऑफ कम्युनिटीज, दैट इज 983 कम्युनिटीज हैव जीरो रिप्रेजेंटेशन ईदर इन जॉब्स और एजुकेशन सीट। तो यहाँ पर जॉब्स और एजुकेशन सीट्स में 983 कम्युनिटीज तो ऐसा है जिनका पूर्ण रूप से जीरो रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा 994 कम्युनिटीज हैव ओनली 2.68 रिप्रेजेंटेशन। उसके अलावा 994 कम्युनिटीज ऐसी है जिनको केवल 2.68% रिप्रेजेंटेशन है। वही करंट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो ग्रुप ए जॉब से उनमें ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन 16.51% है, वही ग्रुप बी में ये रिप्रेजेंटेशन 13.38% है और ग्रुप सी में ये 21.25% है, जिसमें सफाई कर्मचारी भी इंक्लूड होते हैं। मतलब 27% का जो कोटा दिया हुआ है वो किसी भी कैटेगरी में फुलफिल नहीं हुआ। ये हमें एबीसी ग्रुप में देखने को मिलता है। तो चलिए न्यूज इन फ्लैश में बात करते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म बारगी के बारे में बात करेंगे। तो वेस्ट बंगाल की इलेक्शन होने वाले, इनमें बारगी टर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। बारगी टर्म का जो इस्तेमाल है वो बाहर से जो आए इन्वेडर्स है उनके लिए किया जाता है। खासकर ये मराठा इन्वेशन जब हुआ था बंगाल में 1941 से लेकर 1951 के बीच में, इस दशक में, तो इस टर्म का मराठा इन्वेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा दे वर द कैवलीमैन ऑफ मराठा एंड मुगल आर्मीज। तो मराठा के अलावा मुगल आर्मीज के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।